हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि एक्सीलरेशन क्या होता है, त्वरण क्या होता है। त्वरण, एक्सेलरेशन, तो परिभाषा तो बिल्कुल ही सिंपल है कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, या इकाई समय में होने वाला वेग परिवर्तन त्वरण कहलाता है। चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम या द रेट ऑफ द चेंज ऑफ वेलोसिटी, दोनों एक ही चीज है। जरा समझते हैं। जैसे यहां पे यह एक सड़क है और इस सड़क पे एक कार है, और प्रारंभ में इस कार की जो चाल है वह 5 मीटर प्रति सेकेंड है। 5 सेकेंड के बाद इस कार की जो चाल है वह 15 मीटर प्रति सेकेंड हो गई। जरा समझिए इस बात। यहां पे यह एक कार है और इसकी जो प्रारंभिक वेग है 5 मीटर प्रति सेकेंड। प्रारंभिक वेग का मतलब क्या होता है ये भी समझिए। कई बार विद्यार्थी ये सोचने लगते हैं कि कोई भी वस्तु विराम से चलना प्रारंभ करती है, रेस्ट से चलना स्टार्ट करती है, तो उसकी जो प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक चाल है, वो 0 होगी। तो मैं आपको यहाँ पे साफ साफ बता दूं कि प्रारंभिक वेग या प्रारंभिक चाल की मतलब ये नहीं होता कि वस्तु जहां से चलना प्रारंभ करती है। नहीं, आप किसी वस्तु को कहां से अध्ययन करना प्रारंभ कर रहे हैं इस पर निर्भर करता है कि वस्तु की प्रारंभिक वेग क्या होगी। जैसे कोई कार है और वह विरामावस्था में है, रेस्ट में है, रुकी हुई, और आप उस कार को देखते हैं और वह कार विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, तो आपका जो अध्ययन है कार के विरामावस्था से प्रारंभ हो रही है, तो वहां आप कह सकते हैं कि उस कार की प्रारंभिक वेग 0 थी। लेकिन अगर वही कार कहीं से चलते हुए आ रही हो और आप उसे सड़क पे देख लें, और जब आपने उस कार को सड़क पे देखा उस वक्त कार के पास कुछ वेग था, कार के पास कुछ वेलोसिटी थी, तो उसके लिए उस परिस्थिति में, उस सिचुएशन में प्रारंभिक वेग 0 नहीं होगा। जब आप देखे सड़क पे तो कार गतिशील थी और उस वक्त कार के पास एक वेलोसिटी थी, कुछ होगा 5 मीटर प्रति सेकेंड, 10 मीटर प्रति सेकेंड, कुछ वैल्यू होगा। तो उस वक्त उसकी प्रारंभिक वेग क्या होगी? तो जिस वेग पर आपने देखा जब वह कार जा रही थी, और जैसे ही आपने देखा, तो जब आपने देखा उस वक्त उस कार की वेलोसिटी क्या थी, वह वेलोसिटी आपके लिए प्रारंभिक वेग होगी। और जितनी देर आप उसका अध्ययन करते हैं और अध्ययन करना समाप्त कर देते हैं, जितनी देर देख करके अपना अध्ययन समाप्त कर लेते हैं, जैसे ही अध्ययन आपका समाप्त होगा, वहां वाली जो वेलोसिटी होगी, वहां वाली जो वेग होगी, वो अंतिम वेग हो जाएगी, वो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। तो जब भी मैं कहूं कि यहाँ प्रारंभिक वेग है, यहाँ अंतिम वेग है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रारंभिक वेग यानी हमने अध्ययन यहाँ से करना शुरू किया है। अगर इसकी प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकेंड है, तो ये कहीं ना कहीं दूसरे पॉइंट से चलना प्रारंभ की होगी, और हमने इसको सबसे पहली बार तब देखा है जब
इसकी वेग, इसका वेलोसिटी 5 मीटर प्रति सेकेंड था। हमने इसको विरामावस्था से नहीं देखा, और हमारा जो अध्ययन है हमने विरामावस्था से अध्ययन नहीं कर रहा। आई बात समझ। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि प्रश्नों का समाधान करते वक्त ये क्लियर होना चाहिए कि प्रारंभिक और अंतिम का मतलब क्या होता है। जैसे यहां पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है, और बिल्डिंग में क्या होता है कि फर्स्ट फ्लोर होता है, सेकंड फ्लोर होता है, 1 तला 2 तला 3 तला 4 तला, हम लोग ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ से एक गेंद को ऊपर से नीचे की तरफ गिराया जा रहा है, और यहाँ पे पृथ्वी सतह है, यहाँ पे पृथ्वी की सतह है, और एक गेंद को छत से गिराया जा रहा है। आई बात समझ में। तो गेंद को छत से यदि छोड़ा जा रहा है, गिराया जा रहा है, तो प्रारंभ में इसकी जो वेलोसिटी होगी, इसका जो वेग होगा, प्रारंभिक वेग, वो क्या होगा? 0 होगा। प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0 होगा। प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0 होगा। लेकिन यह गेंद, जरा समझिए इस बात को कि इस फ्लोर में, इस माले में कोई व्यक्ति है, इस माले में भी कोई व्यक्ति है, इस माले में भी कोई व्यक्ति है, इस माले में भी कोई व्यक्ति है, और हर फ्लोर पे बालकनी में या खिड़की के सामने ये जो व्यक्ति हैं अंदर खड़े हैं। अब यह गेंद ऊपर से नीचे की तरफ गिरते जा रहा है, तो यह गेंद इसको यहां आने के बाद दिखेगा, तो इसके लिए प्रारंभिक वेग क्या 0 होगा? आंसर है नहीं। इसने यहां देखा, और जब देखा तो उस वक्त गेंद के पास कुछ वेलोसिटी थी, यहां से गिरा, मैं मान लेता हूं कि 10 मीटर प्रति सेकेंड की वेलोसिटी थी यहां पर, तो इसके लिए प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। जबकि यहां पे कोई खड़ा होगा छत पे, जिसने छोड़ा है, वो अगर अध्ययन करता है तो उसके लिए प्रारंभिक वेग 0 होगा। ये गेंद गिरते गिरते यहां आ गई, और ग्रेविटी के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, पृथ्वी के खींचने के कारण निरंतर लगातार इस वस्तु की वेलोसिटी बढ़ती जाती है, इंक्रीज करती जाती है। तो यहाँ पे आते आते इसका जो वेग होगा वो 20 मीटर प्रति सेकेंड हो गया, मैंने मान ली। तो इसके लिए प्रारंभिक वेग क्या होगा? यही होगा, क्योंकि इसने ना यहाँ वाला वेलोसिटी देखा है, ना यहाँ वाला वेलोसिटी देखा है। इसका जो अध्ययन प्रारंभ हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है। आई बात समझ में। उसके बाद अध्ययन, कोई भी व्यक्ति हो, आप जहाँ हैं वहां से अध्ययन करना आप प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन जहां से आप प्रारंभ कर रहे हैं वहीं की जो वेलोसिटी होगी वही प्रारंभिक वेग होगा। जहां आपका अध्ययन समाप्त होगा वही जैसे कि अंतिम वेग होगा, फाइनल वेलोसिटी होगी। और प्रारंभिक वेग से लेकर के, प्रारंभिक अध्ययन से लेकर के अंतिम अध्ययन तक के बीच का जो समय अंतराल है, उतना ही टाइम आपको लेना है। आई बात समझ में। तो ध्यान रखिएगा। तो प्रारंभिक और अंतिम का मतलब क्या है, इसको आप क्लियर रखिएगा। तो अब यहां यह कार है, इसकी जो प्रारंभिक वेग है वह 5 मीटर प्रति सेकेंड, मतलब कार इधर से आ रही थी, हमने जब पहली बार देखा तो कार गतिशील थी, और उसके पास वेलोसिटी कितनी थी? 5 मीटर प्रति सेकेंड। इसलिए हमने बोला कि कार की जो प्रारंभिक वेग है वो कितना है? 5 मीटर प्रति सेकेंड। अब उसको हम 5 सेकेंड तक देखते हैं, कुछ टाइम तक देखते हैं, और देखते हैं कि उसका जो वेलोसिटी है, उस कार की जो वेग है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और जैसे ही 5 सेकेंड तक उसको देखते हैं, उसका जो वेग होता है 15 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है, और उसके बाद हम अध्ययन करना बंद कर देते हैं। हम 5 सेकेंड उसको देखते ही हैं, तो हमारे लिए ये वाला वेग क्या हो जाएगा? अंतिम वेग। क्या हो जाएगा? अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी यानी VF। क्या बोलेंगे? VF। F का मतलब फाइनल, V वेलोसिटी, या चाल से दिखा, चाल को दिखा। प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग की अंग्रेजी होती है। तो प्रारंभिक वेग इतना है, अंतिम वेग इतना। तो 5 सेकंड तक देखे और 5 से 15 हो गया वेग,
तो वेग में परिवर्तन हुआ ना। तो याद रखिए, वेग में परिवर्तन होगा तो उसमें कुछ टाइम लगेगा। बिना टाइम इंटरवल का, बिना समय अंतराल का ये संभव नहीं है। आई बात समझ में? तो एक समय अंतराल लगेगा, एक टाइम इंटरवल लगेगा। वो हो सकता है बहुत ही छोटा हो, वो हो सकता है बहुत बड़ा हो, बट टाइम इंटरवल लगेगा। वेग परिवर्तन अगर है तो बिना समय का कुछ नहीं होता है। आप अगर सोए भी हैं तो समय लग रहा है, बैठे भी हैं तो समय लग रहा है, कुछ कर रहे हैं तो भी समय लग रहा है, कुछ नहीं कर रहे हैं तो भी समय लग रहा है। समय एक ऐसी राशि है जो निरंतर चलती रहती है। तो ये जो टाइम है वो 5 से 15 होने में कुछ टाइम लगा है इसको। और कितना सेकंड लगा? 5 सेकंड लगा। तो इसको क्या बोलेंगे? वेग परिवर्तन में लगा समय। इसको क्या बोलेंगे? वेग परिवर्तन में लगा समय। आई बात समझ में? तो वेग परिवर्तन होने में लगा समय t बराबर कितना है? 5 सेकेंड। ओके। प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी वी आई का मतलब इनिशियल, वी यानी वेलोसिटी कितना है? 5 मीटर प्रति सेकेंड। वी एफ फाइनल वेलोसिटी 15 मीटर प्रति सेकेंड। ओके। तो एक्सेलरेशन कहा गया कि इकाई समय में होने वाला वेग परिवर्तन त्वरण कहलाता है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप बताइए वेग परिवर्तन कितना हुआ है? चेंज इन वेलोसिटी। मैं क्या पूछ रहा हूं? चेंज इन वेलोसिटी। क्या आप बता सकते हैं कि वेलोसिटी में कितना सा चेंज आया है? पहले 5 था, बाद में 15 हो गया, तो कितना सा चेंज हुआ? तो वेलोसिटी में चेंजेस निकालने के लिए याद रखिएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये आपको देगा चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी, मतलब वेग परिवर्तन। डेल्टा क्या है? ये जो त्रिभुज की तरह सिंबल है इसको डेल्टा पढ़ते, और ये बड़ा वाला है, और ये वी का मतलब क्या? वेग। तो वेग में परिवर्तन, जो डेल्टा होता है वो परिवर्तन को दर्शाने का एक सिंबल है, चेंज को दिखाने का एक इंडिकेशन है, सिंबल है, संकेत है। आई बात समझ में? जैसे आप बोलते हैं ना पाई एक संकेत है जिसका मान 22/7 होता है। तो डेल्टा जहां भी लगा हो, डेल्टा वी, डेल्टा एक्स, ये किसका सिंबल है? डेल्टा टी, ये चेंज का सिंबल है, परिवर्तन का। तो वी का मतलब वेग, और ये परिवर्तन है, वेग में परिवर्तन। तो फाइनल वेलोसिटी कितना था? 15, और इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 5 बराबर डेल्टा वी। तो वेग में परिवर्तन कितना सा आ गया? डेल्टा वी का वैल्यू कितना आ गया? 10 मीटर प्रति सेकेंड। चूंकि वेग में से वेग को घटाइएगा तो वेग ही ना मिलेगा, तो मात्रक तो सेम रहेगा। तो वेग परिवर्तन कितना से हुआ? 10 मीटर प्रति सेकेंड। सीधी सी बात है भाई, पहले 5 था, बाद में 15 हो गया, तो 10 ही ना बढ़ा है। तो परिवर्तन कितना से हुआ? चेंज कितना से हुआ था? 10 से हुआ। तो कैसे निकालेंगे? तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, आप यहाँ हिंदी में भी लिखिएगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अर्थात वी एफ माइनस वी आई बराबर डेल्टा वी। तो वेग परिवर्तन 10 मीटर प्रति सेकंड से हुआ। अब इतना जो परिवर्तन हुआ है इसमें टाइम इसको कितना लगा है? तो देखिए लिखे हैं, वेग परिवर्तन होने में लगा समय कितना है? 5 सेकेंड। ठीक है, लेकिन त्वरण तो 5 सेकेंड में होने वाला वेग परिवर्तन नहीं ना है। त्वरण क्या है? इकाई समय में होने वाला वेग परिवर्तन। आई बात समझ में? तो इकाई समय में होने वाला वेग परिवर्तन कैसे निकालेंगे? तो आसान है, ऐसा सोच लीजिए कि चूंकि 5 सेकेंड में वेग परिवर्तन कितना से हुआ है बताइए? 10 मीटर प्रति सेकंड हुआ है कि नहीं हुआ है? तो 5 सेकेंड में 10 मीटर प्रति सेकंड से वेग परिवर्तन हुआ है। तो इकाई समय में अर्थात 1 सेकेंड में वेग परिवर्तन कितना से हुआ होगा? तो 10 मीटर प्रति सेकेंड बटा 2, सॉरी 5, कितना हो जाएगा? 5। तो 5 से कट जाएगा, कितना जाएगा? 2 मीटर प्रति सेकेंड। तो इकाई समय में 1 सेकेंड में वेग परिवर्तन कितना से हो रहा है? 2 मीटर प्रति सेकेंड से। आई बात समझ में? तो ये जो है एक्सेलरेशन हो जाएगा। त्वरण को छोटा वाला ए से दिखाते हैं,
तो त्वरण कितना हो गया 2, और इसका एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मतलब 1 सेकंड में कितना मीटर प्रति सेकंड से वेग बदल जा रहा है वो एक्सेलरेशन होता है। प्रति सेकंड कितना मीटर प्रति सेकंड से वेलोसिटी चेंज कर रही है, दैट इज एक्सेलरेशन। तो प्रति सेकंड, प्रति इकाई समय में होने वाला वेग परिवर्तन त्वरण कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। तो इस तरीके से आप एक्सेलरेशन को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे अगर एक खास बात देखा जाए तो क्या था मालूम है आपको? ये जो कार थी इसके गति की दिशा इधर थी, यहाँ पे गति की दिशा इधर है, तो यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर और यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर। तो दोनों ही कंडीशन में इसका जो वेग का परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, 5 मीटर प्रति सेकंड से 15 मीटर प्रति सेकंड हुआ है, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है। डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है, इस बात को समझिए आप। तो यहां डायरेक्शन कांस्टेंट है, तो वेग जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। और जो आपने यहां वेग परिवर्तन निकाला है, चेंज इन वेलोसिटी, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, और जो हमने यहां घटा कर निकाली है 15 में से 5 या 10 सीधे, यह इतना आसान नहीं है और ये हर वक्त सही नहीं होगा। इस बात को जरा समझिए। क्यों सही नहीं होगा? आप गलती कर सकते हैं। कहां पे? जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि यहां पे एक कार है और यह 5 मीटर प्रति सेकेंड से इस दिशा में जा रही है। इधर कोई दिशा मान लेते हैं, मान लीजिए कि इधर पूरब, ठीक है? कोई दिक्कत है आपको? ओके। अब यह कार 10 सेकेंड के बाद ऐसे यहां से चलते हुए टर्न कर जाती है और ये कार ऐसे जा रही है आपकी, और ये दिशा है उत्तर, और अभी भी इसके वेग का जो परिमाण है वह 5 मीटर प्रति सेकेंड। जरा इस बात को समझिए अच्छे से। जो परिमाण है वो नहीं बदला, वह कांस्टेंट है। 5 मीटर प्रति सेकेंड, यहां भी 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 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो जो वेग का परिमाण है वो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। पहले इस दिशा में जा रहा था, अभी वो इस दिशा में जा रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए वेग परिवर्तन कितना होगा, चेंज इन वेलोसिटी क्या है, तो आप तो कह देंगे कि सर ये प्रारंभिक वेग है, यहाँ से अध्ययन शुरू कर रहे हैं, यहाँ अंतिम वेग है, इसमें जो टाइम लगा है उसको ले लेंगे, v माइनस u बाई टी कर देंगे, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो दिमाग में यह रहा होगा कि प्रारंभिक वेग v5 है, अंतिम वेग v5 है, तो घटा देंगे तो वेग परिवर्तन 0, अब वेग परिवर्तन 0 तो त्वरण 0। तो ध्यान रखिए, यहाँ वेग परिवर्तन 0 नहीं है, वेग सदिश राशि है, उसे सीधा नहीं घटाते हैं। प्रारंभ में ही मैंने बोला था कि सदिश राशि को जोड़ने का घटाने का अलग तरीका है और अदिश राशि को जोड़ने का घटाने का तरीका अलग है। 9th स्टैंडर्ड में जितने भी प्रश्न होंगे वो बिल्कुल सेम डायरेक्शन के होंगे, अपोजिट डायरेक्शन के होंगे, क्योंकि ये जो कंडीशन होते हैं ये स्पेशल कंडीशन होता है और इसको जोड़ना घटाना सीधे जैसे होता है उस तरीके से हो जाता है और हमारा रिजल्ट सही आ जाता है, जिसकी वजह से हम ये समझ जाते हैं कि हर जगह जो है सो कि सीधे घटा लेना है। जी नहीं, कोई भी सदिश राशि हो, विस्थापन हो, वेग हो, त्वरण हो, बल हो, कभी भी गलती से सीधे मत घटाइए। यहाँ सीधे घटाने का कारण सिर्फ एक ही था, वो क्या था कि यहाँ पे प्रारंभिक वेग की दिशा और अंतिम वेग की दिशा दोनों समान थी, दोनों एक ही थी। तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन यदि सेम हो तो उसी परिस्थिति में वेग परिवर्तन के लिए आप सीधे घटा सकते हैं। अगर डायरेक्शन चेंज हो गया तो ध्यान रखिए, सीधे घटाइएगा, फंसिएगा और क्वेश्चन डेफिनेटली गलत बनाइएगा।
आई बात समझ में? यहाँ पे आप कहिएगा सर 5 में से 5 घटा, अंतिम माइनस फाइनल, वेग परिवर्तन 0, त्वरण 0, लेकिन आपको बता दें यहाँ एक्सेलरेशन होने वाला, यहाँ त्वरण है। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी बात मैंने पिछले क्लास में चर्चा की थी कि जहाँ दिशा बदलता है वहाँ कहीं ना कहीं फोर्स लगा होगा। कोई वस्तु ऐसे जा रही है, ऐसा कैसे हो जाएगा कि अचानक उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा? तो जरूर किसी ने आकर के उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया होगा, बाहर से बल लगाया होगा। तो बाहर से बल लगाया होगा तो बल के साथ साथ त्वरण आता है, और त्वरण बिना वेग परिवर्तन का हो नहीं सकता। तो भाई किसी ने बल लगाया, बल से त्वरण हुआ, और त्वरण से वेग परिवर्तन हुआ, और वेग परिवर्तन अगर हो रहा है तो फिर ये कैसे हम कह दे रहे हैं कि 5 में से 5 घटा वेग परिवर्तन 0? आई बात समझ में? तो दोनों जो है आके मैच नहीं कर रहा, हम उधर से ला रहे हैं, इधर से ला रहे हैं। आई बात समझ में? तो कंफ्यूज मत होइए, आप ये दिमाग में रखिए कि हम वेग को यहाँ पे सीधे घटा लिए हैं, कारण सिर्फ इतना था कि दोनों का डायरेक्शन सेम था। अगर ये डायरेक्शन किसी एक का इधर, दूसरे का इधर या इधर होता तो हम यहाँ सीधे नहीं घटाते, मैं पहले ही आपको रोकता। लेकिन बड़ा सिंपल सा उदाहरण होता है, सिंपल तरीके होते हैं हमारे पढ़ने के इसी स्टैंडर्ड में, इसलिए इस तरीके से हम एक्सेलरेशन को डिफाइन कर लेते हैं। आई बात समझ में? ये ध्यान रखिए। ओके, तो यहाँ पे तो बात हो गई कि एग्जाम्पल हमने किया, लेकिन इसी को यदि हमको फॉर्मुलेट करना हो, यदि फॉर्मूला में चेंज करना हो तो क्या करेंगे? तो जरा समझिए कि इस कार की जो प्रारंभिक वेग है इसको हम दिखाते हैं अक्सर u से। इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल है क्या है? u। ओके, यहाँ पे जो अंतिम वेग है उसको हम लोग दिखाने वाले हैं v से। किससे दिखाने वाले हैं? v से। यहाँ पर u क्या बता रहा है? u ये बता रहा है कि वस्तु u वेग से चल रही है। ओके, और इस पे किसी ने धक्का दिया, फोर्स किया या इसी को खींचा, जिसके कारण इसका वेग बदल गया, और u से क्या हो गया? v। जैसे पहले क्या था? 5 से 15 हो गया था। तो अब वैल्यू नहीं रखना, अब फॉर्मूला निकालना है। चूंकि हम लोगों को इसको सूत्र में बदलना है, इसलिए हम यहाँ पे वैल्यू नहीं रख सकते, अब हम लोग वेरिएबल रखेंगे। आई बात समझ में? चाहे कोई चर रख लेंगे। तो पहले वेग u था, बाद में किसी फोर्स के कारण, किसी बाह्य बल के कारण इसका वेग क्या हो गया? v हो गया। ये घटा भी हो गया या बढ़ा भी हो, कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम 5 सेकंड लिखे थे कि 5 सेकंड बाद 5 से 15 हो गया था, लेकिन अब लिखेंगे t सेकंड बाद। t टाइम, समय को सूचित करता है। तो u से v हुआ वेग परिवर्तन हुआ, और उसमें टाइम कितना लगा? t। तो आपसे पूछे कि वेग परिवर्तन में लगा समय कितना हो जाएगा, तो हम सिर्फ क्या बोलेंगे? वेग परिवर्तन में जो समय लगा वो क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। ओके, तो प्रारंभिक वेग जो है वो क्या हो जाएगा? u, और अंतिम वेग क्या हो जाएगा? v। और वेग परिवर्तन में कितना समय लगा? t। तो वेग परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? यहाँ जो vf माइनस vi लिखे हैं, वेग परिवर्तन कितना हो जाएगा? v माइनस u। क्योंकि हमको क्या बताया गया है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग v है माइनस प्रारंभिक वेग u है। कोई दिक्कत? तो v माइनस u क्या होगा? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, यानी वेग परिवर्तन। अब यही यहाँ पे वैल्यू होता कि ये 15 था, ये 5 से तो घटा के 10 आ जाता, लेकिन यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आने वाला, क्योंकि हमने u और v लिया है, तो ऐसे ही रहने देते हैं, और इसको बोलेंगे कि ये क्या है? वेग परिवर्तन है, v माइनस u। कोई दिक्कत? अच्छा, आगे ये जो वेग परिवर्तन v माइनस u हुआ है, इसमें समय कितना लगा है? तो इसमें समय तो t सेकंड लगा है, यहाँ पे लिखा हमने कि t सेकंड बाद u से v हुआ है। तो वेग परिवर्तन v माइनस u से हुआ है, तो इसमें t समय लगा है। तो t समय में होने वाला वेग परिवर्तन त्वरण थोड़ी है, इकाई समय में होने वाला वेग परिवर्तन त्वरण कहलाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि चूंकि t समय में या t सेकंड में वेग परिवर्तन कितना से हुआ है? v माइनस u से हुआ है। v माइनस u से हो रहा है, इसलिए इकाई समय वेग परिवर्तन कितना से होगा? तो v माइनस u बाई टी हो जाएगा। तो इकाई समय में होने वाला वेग परिवर्तन इतना है, तो यही तो त्वरण होगा ना। तो त्वरण कैसे दिखाते हैं? तो क्या हो जाएगा? v माइनस u बाई टी। ये हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा, ये हमारा त्वरण हो जाएगा। आई बात समझ में? तो त्वरण का फॉर्मूला क्या हुआ? त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। यदि इसी को आप वेक्टर के फॉर्म में, सदिश के रूप में दिखाना चाहते हैं, तो आप कैसे दिखाना पड़ेगा?
ये सदिश राशि है, त्वरण है, तो उसके ऊपर तीर लगाइए। और ये प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, यही सदिश राशि है, तो इनके ऊपर भी तीर लगाइए। लेकिन टाइम के ऊपर मत लगा दीजिएगा, समय अदिश राशि है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं। तो या तो आप त्वरण को ऐसे दिखाइए, नहीं तो ऐसे दिखाइए। तो जनरली 9th स्टैंडर्ड में आपको ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, क्योंकि वेक्टर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना ये 11th के बेसिक में है, यहाँ पे है ही नहीं हम लोगों को पढ़ने के लिए, ठीक है। वैसे मैंने आपको बोला था कि आपके अगर मन में इच्छा हो, या पॉलिटेक्निक, ITI या इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप 9th में पढ़ रहे हैं और थोड़ा सा अगर आपको वक्त मिले तो कम से कम 11th का जो 1-2 चैप्टर है आप ज़रूर पढ़ें। और मैंने ऑलरेडी वेक्टर का वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया है, और हमको लग रहा है कि 3-4 पार्ट 5 पार्ट मैंने अपलोड भी कर दिया। तो प्लीज़ आप उसको देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और शुरू से देखिए, प्रारंभ से देखिए। 11th का जो पहला लेक्चर है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, इस तरह से कंटिन्यूसली उसको भी देखिए, उसका अलग कॉपी में आप कंप्लीट करिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा और मजा आएगा आपको पढ़ने में कि अरे यार वेक्टर को एक्चुअल में जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, सारी बातें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। तो ये एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला है, अदरवाइज आप यहाँ तक समझ सकते हैं, इतना याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका यहाँ तक मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा, आपका जो सिलेबस है। तो त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय अंतराल, जितना देर में वो वेग परिवर्तन होता है, ए बराबर v माइनस वी बाई टी, ओके। तो ये हमारा एक्सेलेरेशन है, और एक्सेलेरेशन से रिलेटेड ये एग्जाम्पल्स हैं। अब जा करके आप एक्सेलेरेशन से संबंधित क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, बनाइए। तो थैंक यू सो मच। इसके अगले वाला जो पार्ट है वो हम लोग अगले क्लास में, और वो ये है कि जब किसी वस्तु की जो त्वरण है, एक्सेलरेशन है, वो कांस्टेंट होता है, मतलब नियत त्वरण अगर हो, तो उसके साथ कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, गति का समीकरण होता है, जो 3 है और इम्पोर्टेंट है। आप जानते भी होंगे, अपने बुक में देखा भी होगा कि s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v बराबर u प्लस ए टी, और एक और है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। और इसके साथ साथ हम लोग एक एक्स्ट्रा जो है रिलेशन की बात करेंगे, जो nवें सेकेंड में तय की दूरी होती है, sn बराबर u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, इसकी भी चर्चा करेंगे और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आई बात समझ? सो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हेलो, मैं शंभू कुमार। आज भारत बंदी को लेकर के एक कविता के द्वारा चंद लाइनें आपको सुनाना चाहता हूँ, जो अंदर दिल की कसक है, शायद आप तक पहुँच पाए। इस देश में बहुते भ्रष्टाचार है, इस देश में बहुते भ्रष्टाचार है, और इसे दूर करने का यही उपाय है। हड़ताल करो, चक्का जाम करो, बिहार बंद करो, भारत बंद करो, मारो और मरो, एक दिन नहीं रोज रोज करो। इस देश में बहुते भ्रष्टाचार है और इसे दूर करने का यही उपाय है। ये मत सोचना कि उन बचपन का क्या होगा जो रोज रोज स्कूल जाता है। ये मत सोचना कि उन बचपन का क्या होगा जो रोज रोज स्कूल जाता है। उसके घर में क्या बनेगा जो उसी दिन खाता है जिस दिन वो कमाता है। उसके घर में क्या बनेगा जो उसी दिन खाता है जिस दिन वो कमाता है। इसी बीच एक सवाल आपसे पूछ लेते हैं, पूरे भारत देश में कौन सा ऐसा राज्य है जो साक्षरता दर में, शिक्षा में जो है सबसे पीछे है? प्लीज आंसर दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। क्या बोले? बिहार। अच्छा ठीक है, शिक्षा में पिछड़ा होगा। हम चौक चौराहा जाम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बिहार बंद कर रहे हैं, भारत बंद कर रहे हैं, उससे साक्षरता दर बढ़ेगी, बच्चे ज्यादा शिक्षित होंगे। तो मत सोचना कि बचपन का क्या होगा जो रोज रोज स्कूल जाता है, ये तो सोचना ही मत यार कि उसके घर में क्या बनेगा जो उसी दिन खाता है जिस दिन वो कमाता है। कभी आरक्षण को हटाने के लिए, कभी आरक्षण को लाने के लिए करते रहो। क्या? हड़ताल करो, चक्का जाम करो, बिहार बंद करो, भारत बंद करो, मारो और मरो, एक दिन नहीं रोज रोज करो। इस देश में बहुते भ्रष्टाचार है और इसे दूर करने का यही उपाय है। ये मत सोचना कि हॉस्पिटल में पड़े जर्जर मरीजों का क्या होगा। ये मत सोचना कि हॉस्पिटल में पड़े जर्जर मरीजों का क्या होगा। जिन बेगुनाहों को मिलना था आज न्यायालयों में न्याय, उनके न्यायों का क्या होगा। ये मत सोचना कि हॉस्पिटल में पड़े जर्जर मरीजों का क्या होगा। जिन बेगुनाहों को मिलना था आज न्यायालयों में न्याय, उनके न्यायों का क्या होगा। आज तेरे हड़तालों में गवाहों को मार दिया जाए,
आज तेरे हड़तालों में गवाहों को मार दिया जाएगा, फिर भी तुम यही कहना आज यहाँ किया है हड़ताल, कल कहीं और किया जाएगा। फिर भी तुम यही कहना आज यहाँ किया है हड़ताल, कल कहीं और किया जाएगा। मैं पूछता हूँ कि ये हड़ताल कब खत्म होगी या कब किया जाएगा? हमारे पास कब ऐसे तरीके आएंगे? हम यूथ हैं यार, हम युवा हैं, और युवा का मतलब ये नहीं होता है कि वो डोले शोले बना लिए, पूरा एक्सरसाइज वगैरह भी अपने रेगुलर जो है जा रहे हो, हॉप कर रहे हो, नहीं। युवा का मतलब युवा सोच से, आप चंद लोगों की बातों लेकर के उसी को करते जा रहे हो, आप युवा नहीं हो, आप यूथ नहीं हो। युवा का मतलब आप यंग हो तो आपकी सोच भी यंग होनी चाहिए, यूथ होने चाहिए। तो मैं पूछता हूं कि ये हड़ताल कब खत्म होगी या कब किया जाएगा? मेरे अपने मरे हैं, क्या इस चौराहे से लाशों को ले जाने दिया जाएगा? मैं पूछता हूँ ये हड़ताल कब खत्म होगी या कब किया जाएगा? मेरे अपने मरे हैं, क्या इस चौराहे से लाशों को ले जाने दिया जाएगा? अरे मैं पूछता हूँ, गंगा किनारे ले जाऊं या यहीं जला दूं? गंगा किनारे ले जाऊं या यहीं जला दूं? जलाने का सामान नहीं मिल रहा तेरे हड़ताल के कारण। अरे बोलना, क्या धर्म बदल के यहीं दफना दूं? कभी मंदिर बनाने के लिए तो कभी मस्जिद बनाने के लिए करते रहो। हड़ताल करो, चक्का जाम करो, बिहार बंद करो, भारत बंद करो, मारो और मरो। एक दिन ही रोज रोज करो। इस देश में बहुत भ्रष्टाचार है और इसे दूर करने का